दिल्ली की सर्द रातों का एक अलग ही डर होता है। ठंड में लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। वहीं रहता था मयंक उम्र लगभग 28 साल, एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था। शिफ्ट रात की थी। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतने काम। कभी कभी लगता है ये सारे ऑफिस वाले ही जम जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं, इन्हें तो हमें जमाना है। हम इंसान थोड़ी है, बैल है बैल। मयंक बहुत गुस्से में था। जनवरी की ऐसी एक रात थी जब मयंक शाम में ऑफिस के लिए निकल रहा था। काश आज मेरी भी छुट्टी होती तो मैं भी ठंड में आराम करता। मयंक ऑफिस पहुंचा जहां उसने देखा आज काम तो ज्यादा नहीं है। मतलब आज काम जल्दी जल्दी किया जा सकता है। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। लेकिन उसको कहाँ पता था कि उसने अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों दहशत में धकेल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रात वो थोड़ी जल्दी फ्री हो गया था, करीब 2 बजे। आज तो 1 घंटा मिल गया है। अब घर जाकर मस्त रात की नींद लूंगा। अभी ही निकल जाता हूँ घर के लिए। उसने सोचा कि अभी ही ऑफिस से निकल जाता हूँ वरना कोई और काम दे देंगे। वो उसी समय ऑफिस से बाहर निकल जाता है और निकलते ही वो देखता है कि आसपास कोई गाड़ी नहीं है। एक तो सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं ये लोग, वरना अब तक बाइक ले ली होती मैंने। अब इतनी रात को कहाँ से ढूंढूं कुछ भी। चारों ओर बस कोहरे का समंदर और दूर से आती कुत्तों की आवाजें ही सुनाई दे रही है। वापस ऑफिस में ही चला जाऊं क्या? 1 मिनट कैब करके देखता हूँ, क्या पता वही आ जाए। मयंक ने मोबाइल निकाला, कैब बुक करने की कोशिश की पर नेटवर्क गायब। सालों का नेटवर्क भी ऐसी जगह गायब हो जाता है। जब घर ही नहीं जा पाऊंगा तो सोऊंगा क्या खाक। सारा मूड खराब हो गया है। परेशान, निराश और थकान से भरा हुआ। क्या जिंदगी होती है कि इंसान की। बीमार होकर भी काम करो। हमसे सही तो जानवर है, अपने मन की तो करते हैं। वो अकेली बैठकर बातें कर ही रहा होता है कि तभी इस बीच पीछे से एक धीमी सी आवाज आती है। कहाँ जाना है? मयंक पहले सोचता है उसके कान बज रहे हैं, तभी फिर आवाज आती है। कहाँ जाना है? वो चौंका, पलट कर देखा। एक ई रिक्शा उसके पीछे रुका था और ड्राइवर के चेहरे पर एक कपड़ा बंधा था। मयंक को पहले तो अजीब लगा, फिर उसने सोचा, क्या पता पैसों के लिए ये भी ओवर टाइम कर रहा होगा, मेरी ही तरह। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? बताओ ना, कहाँ जाना है या नहीं जाना है तो वो भी बताओ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मयंक हड़बड़ा गया और एकदम से बोला, अब लाजपत नगर, मुझे लाजपत नगर जाना है। भैया चलोगे क्या आप वहाँ? ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला तो मयंक ने एक बार फिर बोला, बताओ भैया चलोगे क्या? ड्राइवर ने चुपचाप सिर हिलाया। मयंक बहुत खुश हो गया और बिना ज्यादा पूछे ही मयंक बैठ गया रिक्शे के अंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जब ध्यान देना शुरू किया तो उसे तभी पहली बार थोड़ा अजीब सा लगा। न कोई नंबर प्लेट, न रिक्शे पर मालिक का नाम, न ही कोई गाने की आवाज जैसे आमतौर पर होती है। ये कैसा रिक्शा है? इस पर तो कुछ भी नहीं है। रिक्शा धीरे धीरे चला, लेकिन जल्द ही मयंक को यह एहसास हुआ कि ये रास्ता सामान्य नहीं है। वो जगह जिनसे रोज गुजरता था आज वो नहीं दिख रही थी। सड़कें खाली थी, न कोई गाड़ी न कोई आदमी। मयंक थोड़ी देर तो देखता रहा, फिर वो घबराने लगा और उसने पूछा, भाई ये कौन सा रास्ता है? मैंने पहले कभी ये रास्ता तो देखा नहीं और ना मैं इस रास्ते से आता जाता हूँ। लेकिन ड्राइवर ने जैसे मयंक की आवाज ही न सुनी हो। उसने मयंक के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मयंक ने फिर पूछा, ये सोचकर कि शायद उसने सुना नहीं, भाई सुन रहे हो ना, मैंने कुछ पूछा है आपसे। इस बार भी ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला तो मयंक को गुस्सा आने लगा। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं भाई साहब, समझ नहीं आ रहा है क्या? ये कौन सा रास्ता है? बिना सुने ही चलाए जा रहे हो। ये लाजपत नगर का रास्ता तो नहीं लग रहा है मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? अब इस बार ड्राइवर ने मयंक की बात सुन ली और ड्राइवर ने गर्दन घुमाई, पूरी की पूरी गर्दन मोड़ ली, जिसको देख मयंक की सांस अटक गई। एक पल को उसको लगा जैसे पैरों तले उसकी जमीन खिसक गई हो। कौन हो तुम? बताओ ना, कौन हो तुम? अब मयंक बहुत डर गया था। जाने कौन है ये आदमी? उसने ध्यान से देखा तो इस ड्राइवर के चेहरे पर कपड़ा था। अब तेरा वक्त आ गया है, यहीं तक था अपना सफर, अब रास्ता खत्म हो। मयंक ने डर के मारे उछलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी सांस तेज हो गई। उसे सामने अंधेरे में एक टूटी हुई दीवार दिखी जिस पर लिखा था, स्वागत है आत्माओं की बस्ती में। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ आ गया हूँ? सोचते सोचते मयंक बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो वो एक वीरान जगह पर पड़ा होता है। 1 घंटे बाद मयंक को होश आ जाता है तो वो ये सब देखकर चौंक जाता है।
ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई है क्या यहाँ? कौन है? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ तुम? मयंक चिल्लाकर रोने लग जाता है। उसको बहुत खाली लगने लगता है। तभी एक झुनझुनाहट सी आवाज आने लगती है। फिर किसी ने धीरे से कहा, वो हर उस इंसान को ले जाता है जो अकेले रात में मिलता है। उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। कौन है तू? मयंक घबराया। सामने एक अधजली आत्मा खड़ी थी। उसने कहा, मैं भी कॉल सेंटर में काम करता था। रोज अपने समय पर घर जाता था, लेकिन एक दिन मुझे जाने में देरी हो गई तो मुझे भी एक ई रिक्शा वाला मिला। फिर मैंने वो रिक्शा ले लिया। उसी रिक्शे से घर जा रहा था, लेकिन वो ड्राइवर इंसान नहीं था, वो तो आवाज टूट गई। क्या था वो? हाँ? मयंक चीखा और फिर पूछा, मैं पूछता हूँ कौन था वो? फिर क्या हुआ? वो एक भूत है, ई रिक्शा वाला भूत। लेकिन वो हमारे साथ क्यों कर रहा है? वो अपनी ही मौत का बदला ले रहा है। लेकिन हमने तो नहीं मारा है उसको, तो हमें क्यों परेशान कर रहा है वो? ई रिक्शा की बैटरी में धमाका हुआ था। उसकी आखिरी सवारी ने किया उसके साथ ऐसा। उसकी वजह से वह जिंदा जल गया था। अब वो हर रात हर आदमी को मारता है जिसे वो आखिरी सवारी मान ले। इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसकी आखिरी सवारी था? हाँ, हो सकता है, तभी तो तुम भी यही हो। अब मयंक को सिर्फ भागना था, लेकिन जहाँ भी वो भागता वहीं वही ई रिक्शा सामने खड़ा मिल जाता। मयंक बहुत कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। कहाँ जाएगा? अब तेरा नाम भी मेरी लिस्ट में है। अब तो मुझसे बच नहीं सकता। यही तेरी आखिरी रात होगी। अब तू नहीं बच सकता। तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे जलाऊंगा। मैंने तुझे नहीं जलाया। मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। मैं तो ऑफिस से अपने घर जा रहा था, लेकिन तूने मुझे बुलाया। इसमें मेरी गलती कैसे हो गई? तू ही है वो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुझे नहीं जाने दूंगा। वो रिक्शा वाला हवा में उड़ने लगा। मयंक बीच में खड़ा देख रहा था ये सब। उसकी हालत खराब थी डर से। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी अचानक मयंक ने कहीं दूर से एक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी और जान बचाने के लिए उसी दिशा में दौड़ पड़ा। बहुत दूर दौड़ने के बाद उसे वो मंदिर दिखाई दिया। चलो, मंदिर दिखाई तो दिया। अब ये मंदिर ही मेरी रक्षा कर सकता है। वो मंदिर की ओर बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसके कदम अपने आप रुक गए। ये क्या हुआ? मयंक की नजर जमीन पर पड़ी तो उसने देखा जमीन पर एक लकीर बनी थी। उसके एक तरफ जीवन था, दूसरी तरफ मृत्यु। उसको जैसे ही जीवन दिखा वो उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन जा नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर उस लकीर को पार नहीं कर पा रहा था। ड्राइवर फिर आया। इस बार उसने अपना कपड़ा उतार दिया। उसका चेहरा जला हुआ था। मेरे साथ चल, अब तू भी वही बनेगा जो मैं बना। नहीं, मैं तुम जैसा नहीं बन सकता हूँ। मुझे अभी जीना है, काम करना है, मुझे जाने दो। लेकिन ड्राइवर ने उसको नहीं छोड़ा। अगले दिन दिल्ली के अखबारों में एक खबर छपी। एक युवक का शव पुराने कब्रिस्तान के पास मिला। उसके पास कोई दस्तावेज नहीं, केवल एक जल चुकी कॉल सेंटर की आईडी कार्ड। पुलिस को उसकी मौत का कारण समझ नहीं आया। शरीर पर न कोई चोट न कोई घाव, बस चेहरे पर गहरा डर। शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई ई रिक्शा रात 2:30 बजे बाहर आता है और जो उसमें बैठता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों ने कहा, हमने खुद देखा है वो रिक्शा हवा में उड़ता है। और तब से दिल्ली में एक नियम बन गया, अगर रात 2:30 बजे कोई ई रिक्शा बिना आवाज के आए तो मत चढ़ना। वो हो सकता है भूतिया ई रिक्शा वाला। टीनपुर एक ऐसा छोटा शहर था जहां दिन में लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि कुछ अजीब दिख जाए तो कहते कल देखेंगे, लेकिन रात को अगर दरवाजा हिल गया तो तुरंत अफवाह उड़ जाती कुछ तो था। ऐसे गांव में रह पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हर रोज एक नई अफवाह होती थी। समझ नहीं आता था आखिर सच क्या है और झूठ क्या। इसी अफवाहों से घिरे शहर में एक और किस्सा वर्षों से चलता आ रहा था। रात को 11 बजे के बाद अगर एक लाल बिंदी वाली आंटी दिख जाए तो अगले दिन तुम्हें अपने घर वालों को झाड़ू से मारना पड़ता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे हंसी आ रही है। क्या ये सचमुच में है? हाँ, ये अफवाह है। हंसी का कारण भी और डर का भी। लोग अक्सर ऐसा करते हुए दिखाई दिए हैं। अब पता नहीं किसमें कितनी सच्चाई है।
तुम्हारा गांव भी ना बहुत अजीब है। ऐसा गांव किसी का नहीं होगा। और रहती कहाँ है ये तुम्हारी चुड़ैल आंटी? पहली बात तो ये कि वो मेरी आंटी नहीं है, और दूसरी ये कि मुझे नहीं बताती वो कहाँ रहती है, तो मुझे नहीं पता है। तो तुम चुड़ैल आंटी तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी चाची हो वो। रिंकी हंस पड़ी, जिससे रोहन को गुस्सा आया और वो बोला, उनका नाम किसी को नहीं पता था, इसलिए लोग उन्हें चुड़ैल आंटी कहते थे। बात तो है तुम्हारे गांव में औरतों को रिस्पेक्ट देते हो, चाहे वो चुड़ैल ही क्यों ना हो। लगता है तुम मिलना चाहती हो ना उनसे, तभी इतनी बातें कर पा रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उन्हें झेल पाओगी। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मुझे तुम्हारी चुड़ैल आंटी क्या डराएंगी। अरे बोला ना, वो मेरी आंटी नहीं है। अब तो आज रात ही तुम्हें मिलवाता हूँ उनसे, तब तुम्हें पता चलेगा मजाक बनाने का नतीजा। हाँ चलो, उसमें क्या हो गया, मैं तो जाऊंगी। रोहन और रिंकी रात में निकल जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं रोड पर, लेकिन कोई नहीं आता है। अरे कहाँ रह गई आंटी जी, पूरी रात इंतजार कराएंगी क्या? ये ऐसी कोई औरत है ही नहीं। वो है, और वो रोज आती हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो बस, और चुपचाप देखती रहो। हाँ तो मैं कौन सा डांस करके इंतजार कर रही हूँ? तुम थोड़ा चुप रहोगी? वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि तभी साड़ी में लिपटी, सिर पर जूड़ा, बड़ी लाल बिंदी और चाल ऐसी जैसे किसी सीरियल की खलनायिका विलेन एंट्री ले रही हो, वैसे ही वो चुड़ैल आंटी आती है। ये है क्या वो चुड़ैल आंटी? हाँ यही है वो, देख लिया ना, अब चलो। अरे देखने तो दो, कर क्या रही है ये? लोग कहते हैं वो भूत पकड़ती है, कुछ कहते हैं नहीं वो खुद भूत है। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है वो रात को एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। ये भूत चुड़ैल जो भी है, ये क्या करेगी एक्टिंग करके? तभी तो ये ऐसे रेडी रहती है। रुको, कहीं वो हमें देख ना ले। नहीं देखेगी, तुम चलो। लेकिन जैसे ही रोहन और रिंकी जा रहे होते हैं, वो चुड़ैल उन्हें देख लेती है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? रिंकी तेज होती है, वो तुरंत बोलती है, मेरे दोस्त ने कहा आप बहुत सुंदर हो, तो वो मुझे आपको दिखाने ले आया, और आप वाकई बहुत सुंदर हैं। हाँ, पहले तो ये मान ही नहीं रही थी कि आप कितने सुंदर है, फिर मैंने कहा चलो दिखाता हूँ। पहले तो चुड़ैल शर्मा जाती है, फिर एकदम से बोलती है, तुम दोनों मेरा पागल बना रहे हो ना? नहीं, पागल कौन बना सकता है आपको? मैंने तो पहली बार जब आपको देखा मुझे लगा कोई हीरोइन है ये तो। क्या सच में? और क्या, आपसे सुंदर चुड़ैल और कहीं नहीं है। लेकिन अब क्या हमें आप मार दोगी? फिर आपके नाखून खराब हो जाएंगे, आपकी खूबसूरती खराब हो जाएगी, इतनी सुंदर साड़ी पर दाग भी लग जाएंगे। चुड़ैल भी उनकी कई बात सोचने लग जाती है। बात तो सही कह रही है ये, एक काम करती हूँ, इन्हें छोड़ देती हूँ ऐसे ही। अब क्या सोच रही हैं आप? सोचते हुए भी कितनी सुंदर लग रही हैं। चुड़ैल ये सुनकर खुश हो जाती है और उन दोनों को जिंदा ही वापस जाने देती है। उनके जाने के बाद भी चुड़ैल शर्मा रही होती है और गाना गाती है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ये बात रोहन और रिंकी अपने दोस्तों को भी बताते हैं। हमने तो पागल बना दिया उस चुड़ैल को, वरना हम आज यहाँ नहीं होते तुम्हारे सामने। हाँ, लेकिन अब हम कभी नहीं जाएंगे उससे मिलने। उनकी कहानी सुनकर उनके 3 दोस्त तैयार हो जाते हैं चुड़ैल को देखने के लिए, जिनके नाम थे चिंटू मिश्रा, मोंटी मल्होत्रा, गोलू यादव, जो हर भूतिया बात पर कहता मेरे ताऊ जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो भी जाकर चुड़ैल से मिलकर आएंगे। वो हमेशा साथ ही रहा करते थे, तो उन्होंने इसको भी अपना मिशन बना लिया और इस मिशन का नाम रखा, अब हम तीनों इस मिशन के सदस्य हैं, आज रात से ही हमें अपने काम करने होंगे। अब जब रात को चुड़ैल आंटी दिखती तो वो तीनों छत पर बैठकर देखते। एक रात मोंटी ने ऐलान किया, अब बहुत हुआ, हम फोटो लेंगे और वीडियो बनाएंगे। गोलू और चिंटू उसकी बात सुन रहे होते हैं, तभी चिंटू बोलता है, हाँ, जब वो दोनों जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी जाएंगे, फोटो लेंगे। अगर फोटो अच्छी आई तो हम इंस्टाग्राम रील बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे। हाँ सही कह रहे हो तुम, हम यही करेंगे और फिर मेरे ताऊ जी को दिखाएंगे। अगली रात तीनों बच्चे तैयार होते हैं चुड़ैल आंटी से मिलने के लिए, जो रात में सड़कों पर घूमती हैं। जैसे ही रात के 11:15 बजते हैं, पास में मोबाइल, टॉर्च, चिप्स और एक नींबू मिर्च भी था, जिसे देख चिंटू बोला, ये क्या है? ये हमें किसी बुरी आत्मा से बचने के लिए मैंने रख लिया है। गोलू तू भी ना एक नंबर का डरपोक है, इतना कौन डरता है? रिंकी और रोहन भी तो बचकर चले गए थे ना। हाँ, लेकिन क्या भरोसा हमारे साथ क्या हो। मोंटी जाने दे यार, चल चलते हैं। तीनों निकल पड़ते हैं उस चुड़ैल की तलाश में। तभी उनकी नजर गली नंबर 3 में हल्की सी बत्ती जल रही होती है, तो उस पर पड़ती है। वो उसके सामने देखते हैं तो वो चुड़ैल आंटी उनको दिखाई देती है। वो देखो,
वो टॉर्च घुमाकर एक पेड़ को घूर रही है और पेड़ डर से कांप रहा है, या वो बस हवा है और कुछ नहीं। तभी धीरे से चिंटू फुसफुसाया, मोंटी कैमरा निकाल, जल्दी मोंटी कैमरा निकाल। मोंटी ने कैमरा निकाला और तभी चिंटू ने एक फोटो ली जिसमें से आवाज आई, क्लिक। तभी चुड़ैल आंटी मुड़ी और गोलू की टॉर्च सीधी उनकी आंखों पर गई। तुम लोग इतनी रात को मोबाइल लेकर कर क्या रहे हो? अब तो उन तीनों की हालत खराब हो गई। जितना आसान उन्हें ये लगा था उतना था नहीं। तीनों दोस्त ऐसे डरे जैसे मम्मी ने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। और चिंटू मोंटी तो ठीक, लेकिन गोलू चुड़ैल को देखते ही बेहोश हो गया। अगले दिन अफवाह फैली, चुड़ैल आंटी ने एक लड़के को झाड़ू से मार दिया जो रिंकी और रोहन ने फैलाई थी। सब हमारी तरह स्मार्ट नहीं होते ना, तभी उनके साथ ऐसा हुआ है। हाँ सही बोल रही हो। लेकिन हकीकत ये थी कि आंटी ने मोंटी को पकड़कर सिर्फ डांटा था और कहा था, रात को घूमते हो, भूतों की पार्टी में बुलावा भेजना पड़ेगा। उसके बाद चुड़ैल आंटी ने उन्हें जाने दिया था, लेकिन मोंटी ने घर जाकर पूरे दिन नमक छिड़का अपने ऊपर। इधर चिंटू ने छानबीन की और पता चला उनका नाम है पुष्पा त्रिपाठी, रिटायर्ड इतिहास टीचर। एक रात जब पुष्पा आंटी अपनी गश्त पर निकली, उन्होंने देखा कि सामने से कोई उनके जैसे कपड़ों में आ रहा है। अरे ये कौन है? तू मुझे कॉपी करती है, मैं असली हूँ। दोनों एक दूसरे को घूरने लगी। तभी अचानक हवा चलने लगी। गोलू की मम्मी ने बालकनी से देखा, हे भगवती, डबल चुड़ैल। अगले दिन टीनपुर में सबने सुना कि 2 औरतें रात में मैदान में झाड़ू लेकर लड़ रही थी। किसी ने वीडियो बनाया? नहीं, कैमरा डर के मारे खुद बंद हो गया। बाद में पता चला कि दूसरी औरत थी शकुंतला बुआ, जो अपने पुराने ड्रामा ग्रुप के भूतिया नाटक के कपड़े पहनकर आ गई थी, पर भूल गई कि ये सिर्फ नाटक था। पुष्पा आंटी बोली, तुम असली चुड़ैल नहीं हो। नहीं, मैं तो सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। अब टीनपुर में 2 चुड़ैल आंटियां थी, एक समाज सेविका, दूसरी कलाकार। दोनों ने मिलकर नाइट वॉच महिला मंडल खोला। हर रात दोनों गश्त पर निकलती, बच्चों को डांटती, गली में फैली चीजें उठाती और कभी कभी डराने के लिए एक्टिंग भी करती। अब मोंटी, चिंटू और गोलू ने यूट्यूब चैनल खोला, चुड़ैल आंटी लाइव, जिसमें वो हर रात उनकी हरकतें रिकॉर्ड करते और एडिट कर कॉमेडी डालते। अब टीनपुर में जब भी रात को कोई साड़ी वाली औरत दिखती, बच्चे कहते, टॉर्च जलाओ, पोज दो, चुड़ैल आंटी आ गई। और अगर किसी दिन वो दोनों आंटियां नहीं दिखती तो लोग कहते, आज डर नहीं लगा, बहुत सूना सूना लगता है, क्योंकि अब डर भी टीनपुर की पहचान बन चुका था।